हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। रीट फिजिक्स के अंतर्गत आज हम ऊष्मा का संचरण ये टॉपिक करने जा रहे हैं। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या है और गुप्त ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है। हम इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और भी हमने रीट फिजिक्स नाम करके एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसके अंतर्गत हमने फिजिक्स की और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आज जो हम करेंगे टॉपिक ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का संचरण की बेसिकली हमारे पास तीन विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो चालन विधि है और समहन विधि है और तीसरी जो विधि है विकर्ण विधि। तो ये विधियां क्या होती हैं, इनके द्वारा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, या फिर इन विधियों से संबंधित दैनिक जीवन में क्या क्या इनके उपयोग हैं, वो आज हम सभी देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और रीड के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि हमें की पॉइंट पे फोकस करना होता है और हमें की पॉइंट के इर्द गिर्द पढ़ना होता है बस। उससे ना तो ज्यादा पढ़ना है ना ही कम पढ़ना है। तो देखिए भी ऊष्मा संचरण क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम चालन विधि के बारे में, ऊष्मा का संचरण पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। तो जब भी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसका संचरण होता है, तो वो किस तरह ऊष्मा का संचरण संचरित होने की जो विधि है वो क्या है, तो वही क्या कहलाती है, ऊष्मा संचरण की विधियां कहलाती हैं। जैसे आप देखिए पहली विधि जो है वो क्या है, चालन विधि। तो चालन विधि क्या होती है, जब किसी पदार्थ के कण बिना अपना स्थान बदले अपने बगल वाले कण को ऊष्मा दे देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा की चालन विधि। दोबारा फिर यहाँ पे देखिए कि जब किसी पदार्थ के कण यहाँ पे बिना अपना स्थान बदले, अब यहाँ इस विधि के अंतर्गत जो कण है वो अपना स्थान नहीं बदलते और बिना अपने स्थान से हिले डुले वे जो है वो बगल वाले जो कण होता है उसको ऊष्मा दे देते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन विधि। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई मकान बनना है या दीवार बन रही है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक आदमी है। तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे दीवार बन रही है और यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, तो इन ईंटों को हमें यहाँ पे लेके जाना है। तो ये एक आदमी ईंट उठाएगा, इस ईंट को वो आगे वाले को दे देगा और फिर आगे वाले आदमी को फिर आगे वाला ट्रांसफर ऐसे करता जाएगा और लास्ट में वो यहाँ तक ईंट पहुंच जाएगी। तो ऐसा संचरण, इसमें देखिए आप कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ये इसने ईंट उठाई और आगे वाले को दे दी और आगे वाले ने अपनी जगह पे खड़े रह करके आगे वाले को दे दी, और जो आगे खड़ा आदमी उसने ईंट को पकड़ करके आगे वाले को दे दिया ईंट, और नेक्स्ट जो है वो अपने नियत स्थान पे पहुंच जाती है जहां से चाहिए होता है वो ईंट पहुंचानी होती है हमें। तो इसी विधि को एक इसी तरह कण क्या होते हैं, एक कण जो है वो ऊष्मा दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को, इस तरह आगे ऊष्मा का ट्रांसफर होता जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा संचरण की चालन विधि। तो इसके अंतर्गत माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत हमें माध्यम चाहिए होता है, कोई ना कोई माध्यम। जैसे यहाँ पे व्यक्ति थे तो वो माध्यम होने चाहिए, कोई माध्यम के कण वहां पे उपस्थित होने चाहिए, कोई ना कोई माध्यम हमारे पास होना चाहिए। और इसका जो संचरण है वो ज्यादातर क्या है, ठोसों में पाया जाता है, ठोस पदार्थों के अंतर्गत, ठोस पदार्थों के अंतर्गत पाया जाता है। गैस और द्रव पदार्थों के अंदर ये अधिकांश तौर पर नहीं पाया जाता, और होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है चालन विधि से ऊष्मा संचरण। और यहाँ पे देखिए आप, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण जो है हो सकता है या किन पदार्थों में नहीं हो सकता, उन सभी के आधार पे हमने क्या है, पदार्थ जो होते हैं उनको हमने ऊष्मा संचरण के आधार पे हमने तीन रूपों में आप कह सकते हो हमने विभाजित किया है, या तीन प्रकारों में हमने क्या है इसको विभाजित किया है। सबसे पहला ऊष्मा के चालक पदार्थ। तो ऐसे सभी पदार्थ जिनमें क्या है ऊष्मा का जो चालन विधि से जो संचरण है वो आसानी से हो सकता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा के चालक पदार्थ। इसके अंतर्गत सभी धातुएं आ जाती हैं, अम्लीय जल आ जाता है, और मानव शरीर, हमारा शरीर जो है वो भी क्या है, ऊष्मा का चालक है। कुचालक के अंतर्गत क्या आएगा, जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता चालन विधि से, जैसे लकड़ी है, कांच है, वायु यानी हवा है, या फिर और गैसें हैं, कपड़ा है, ऊन है, रबड़ है या सिलिका वगैरह है। तो इन सभी के अंतर्गत जो ऊष्मा का संचरण नहीं होता, अतः इसको हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ। या फिर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। और ऊष्मा रोधी में क्या है, इनके अंदर ऊष्मा का जो चालन है वो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे एबोनाइट है और एस्बेस्टस है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल वगैरह, इसके आप थोड़े बहुत याद रखोगे। उसके बाद हमें पढ़ना दूसरी विधि, समहन विधि क्या होती है। तो जब द्रव एवं गैस के कण गर्म स्थान से ऊष्मा लेकर के सदैव ऊपर उठते हैं और इनका स्थान लेने के लिए ठंडे स्थान से कुछ कण नीचे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी जो कण है वो क्या है, गर्म स्थान से जब वायु गर्म होगी तो वायु के जैसे आप कण देखते हो तो ऊपर की ओर उठते हैं, तो उसकी जगह पे क्या है, जो ठंडी वायु के कण है वो उनका स्थान उनकी जगह पे आ जाते हैं। तो ऐसे ऊष्मा के संचरण को हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना किस पे आधारित है, संवहन विधि से पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता है, संवहन विधि कहते हैं। और दूसरा है केवल द्रव एवं गैसों में। तो ये जो संवहन विधि है उसके द्वारा ऊष्मा का संचरण एक तो द्रव में हो सकता है और गैसों में हो सकता है, ठोसों में इस विधि से संचरण नहीं हो सकता। उसके बाद हमें पढ़ना विकर्ण विधि।
विकिरण विधि क्या है? इसके अंतर्गत ऊष्मा का संचरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है, विकिरणों के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो उन विकिरणों, ऊष्मीय विकिरणों के द्वारा। और ऊष्मीय विकिरणें ये दरअसल क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और इनके माध्यम से क्या है? ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। और इसके अंतर्गत माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती, ये निर्वात में भी ऊष्मा संचरित हो सकती है। किस विधि से? विकिरण विधि से। और ये प्रकाश के वेग से, ये जो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये प्रकाश के वेग से संचरित हो सकती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन जो तरंगों के इन विधियों के जो उपयोग हैं वो क्या क्या है, वो आप देखिए। पहला हम पढ़ेंगे चालन विधि के उपयोग, फिर संवहन विधि के, और फिर विकिरण विधि के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालन विधि के उपयोग। तो चालन विधि के उपयोग क्या क्या है, देखिए आप। सबसे पहले है एस्किमो लोग। एस्किमो जो लोग हैं वो बर्फ की दोहरी दीवारों वाले मकानों में रहते हैं। तो दरअसल जहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे हमेशा ही बर्फ जो पड़ती रहती है, तो वहां पे क्या है, जो दीवारें बनाते हैं वो इधर भी बर्फ की दीवार, इधर भी बर्फ की दीवार बना देते हैं। और यहाँ पे बीच में क्या है, कुछ स्पेस होता है, और इस जगह पे क्या होती है, वायु भरी रहती है। इस जगह पे, यहाँ पे स्पेस है, वहां पे क्या होगी, वायु होगी। तो यहाँ पे क्या है, वायु है, और इधर भी क्या है, बर्फ की दीवार बना देते हैं हम। दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं, तो यहाँ पे इधर भी क्या है, हमारे पास दीवार है। अब बीच में क्या है, इसके वायु। और वायु अभी हमने पढ़ा क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। यानी ये जो कमरे के अंदर, जैसे मान लीजिए दीवार जो बनी है, ये दो दीवारें दरअसल बनी है, इसके अंदर कोई स्पेस है जिसके अंदर क्या आ गई, वायु आ गई। अब जब कमरे के अंदर जो ऊष्मा है, कमरे के अंदर का जो ताप है वो क्या होगा, थोड़ा सा अधिक होगा बाहर की तुलना में। और ये जो यहाँ पे ऊष्मा है, ये इसका स्थानांतरण बाहर की तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में जो दीवारों के बीच में हमने स्पेस छोड़ा है, उसमें क्या है, वायु। और वायु क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, यानी ये वायु या है ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। तो इस वजह से बाहर के जो ताप है, उससे कमरे का अंदर का जो ताप है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है लकड़ी व लोहे की कुर्सी का एक ताप पर लोहे की कुर्सी का अधिक ठंडा होना। अब मान लीजिए सर्दी के दिनों में क्या होता है, एक हमने लकड़ी की कुर्सी एक कमरे में रख दी, और दूसरा क्या है, कौन सी है हमारे पास, लोहे की कुर्सी, उनको हमने क्या है, एक कमरे में रख दिया। अब सर्दियों के दिनों में क्या होता है, हमारे जो शरीर का ताप है वो कमरे के ताप से क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो जब हम हमारे शरीर का ताप ज्यादा होता है, तो जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर ऊष्मा है उसका स्थानांतरण जो है वो लोहे की कुर्सी में होने लगता है। क्योंकि जो लोहे की कुर्सी है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, क्योंकि लोहे की जो कुर्सी है वो क्या है, ऊष्मा की चालक है। तो इस कारण हमारे हमारे हाथ से जो ऊष्मा है वो लोहे की कुर्सी के अंदर चली जाती है, जिससे हमारा हाथ जो है वो ठंडा महसूस होता है। हमें वहां का ताप जो है, हमारे हाथ का ताप जो है वो कम हो जाता है, इसलिए हमें वो ज्यादा ठंडी लगती है। जबकि लकड़ी के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। लकड़ी की कुर्सी के अंदर, क्योंकि लकड़ी जो है वो कुचालक है, और कुचालक है तो हमारे हाथ से जो ऊष्मा जाएगी वो उसके अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए हमें जो है वो उस लोहे की तुलना में क्या है, वो हमें ज्यादा ठंडी नहीं लगती। तो उसके बाद तीसरा जो है, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी के प्याले में आसान। यह भी आप देखा होगा आपने, क्योंकि धातुएं जो है वो क्या है, ऊष्मा की सुचालक हैं, और वो ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। उनमें ऊष्मा का संचरण जो है वो आसानी से हो सकता है। तो जब भी हम धातु के प्याले में चाय पीते हैं, तो चाय से जो ऊष्मा है वो कहाँ पे आ जाती है, उस धातु में आ जाती है। और उस धातु में ऊष्मा आ जाने के कारण जब हम उसे होठों से चाय जो हम पी रहे होते हैं, तो वो जो हमारे होंठ जो है वो उन्हें क्या है, जलन होती है, अर्थात उनको गर्मी का अनुभव होता है, गर्माहट का अनुभव होता है। और गर्माहट का अनुभव होने के कारण जो चाय पीना थोड़ा कठिन हो जाता है। जबकि चीनी का प्याले में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चीनी का प्याला जो है वो क्या है, ऊष्मा रोधी है, तो इस कारण जो है ऐसा नहीं हो पाता। और संवहन विधि के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, चिमनियां, पहला एग्जाम्पल है इसका चिमनियां। आपने कई जगहों पे आपने चिमनियां वगैरह बनी हुई देखी होंगी, तो घरों में भी हम चिमनियां रख देते हैं, जहाँ पे धुआं वगैरह, आग वगैरह जहाँ पे जलाई जाती है, तो वो धुआं वगैरह निकालने के लिए ऊपर हम क्या है, थोड़ी सी जगह कमरे में रख देते हैं, चिमनी वगैरह लगा देते हैं। तो उस चिमनी क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी हमारे घरों में या किसी कारखाने में आप देख लीजिए, तो वहां पे क्या है, जो धुआं है, जो गैसें हैं, धुएं के साथ साथ जो गैसें हैं वो क्या है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, और वो चिमनी से निकल करके बाहर चली जाती हैं। तो इस वजह से हम चिमनियों का उपयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना, और आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, उसमें जो फ्रीजर पेटिका होती है वो ऊपर रखी होती है, क्योंकि नीचे से जो वायु आएगी वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और गर्म वायु उस फ्रीजर पेटिका की संपर्क में आकर के
वो वापस से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और वो क्या है, ठंडी होकर के नीचे चली जाएगी, जिससे क्या है, नीचे जो रखी वस्तुएं हैं वो रेफ्रिजरेटर में क्या है, आसानी से ठंडी रह सकती हैं, ठंडी रहती हैं। तो उसके बाद क्या है, पवन का चलना। तो आपने देखा होगा कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो सूर्य से जो पृथ्वी पर विकिरणें आती हैं तो पृथ्वी की जो सतह है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वहां की वायु जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिसके कारण वहां का वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ठंडे स्थान से जो वायु है वो उस स्थान की ओर बहने लगती है, जिसके कारण वो जो दाब है वो मेंटेन हो जाता है। अतः इस तरीके से वो हवाएं जो है वो चलती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, जैसे समुद्री समीर है। आपने देखा होगा कि दिन के समय जो स्थल है वो जल की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है। तो जब जल की अपेक्षा ये ज्यादा गर्म हो जाएगा तब क्या होता है कि जो ये हवाएं हैं ये क्या है, ठंडे स्थान से ये स्थल की ओर बहेंगी, क्योंकि स्थल में जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी और समुद्र की जो वायु है वो ठंडी होकर के इस स्थान की ओर आएगी जहां से वो वायु जो है वो ऊपर की ओर उठ गई। यहाँ से गर्म वायु जो है वो ऊपर की ओर उठेगी और समुद्र से ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए आएगी। तो ये समुद्र से हवाएं आ रही हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं समुद्र समीर। और थल समीर क्या होता है, इसके विपरीत रात में इसके बिल्कुल उल्टा होता है कि रात के समय जो स्थल है वो समुद्र की अपेक्षा, समुद्र के जल की अपेक्षा जो है वो जल्दी ठंडा होता है। और स्थल ठंडा होने की वजह से समुद्र के जो आसपास की हवाएं हैं, समुद्र के ऊपर से जो हवाएं गुजरेंगी वो क्या जल्दी से गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेंगी और उसका स्थान लेने के लिए स्थल से जो हवाएं हैं वो समुद्र की ओर बहना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास विकिरण विधि के एग्जाम्पल, तो बादलों वाली रात का स्वच्छ आकाश वाली रात से अधिक गर्म होना। तो बादलों वाली रात में क्या होता है, आप देखते हो जो गर्मी है उसका अनुभव हमें ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बादल जो है वो अच्छे चालक या अच्छे ऊष्मा के अवशोषक नहीं है। तो जब अच्छे ऊष्मा के अवशोषक नहीं है तो जब दिन के समय जो भी ऊष्मा पृथ्वी पे आती है तो रात के समय क्या होता है, वो ऊष्मा जो है वापस से क्या है, वो बादलों की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो ऊष्मा धीरे धीरे बादलों की तरफ जा रही होती है तो जब वो बादल जो है वो उसे क्या है अवशोषित नहीं करते, तो वो ऊष्मा जो है वो वापस से क्या है बादलों से टकरा करके वापस पृथ्वी की ओर आने लगती है। तो तब हमें जो है वो रात जो है वो ज्यादा गर्म महसूस होती है एक स्वच्छ आकाश की बजाय। ठीक है, जब स्वच्छ आकाश वाली रात है तो उसमें ऐसा नहीं होता, वो ऊष्मा जो है वो ऊपर चली जाती है अंतरिक्ष में, तो वो रात हमें ठंडी अनुभव होती है। जबकि बादल होंगे तो वो ऊष्मा टकरा करके वापस लौट आती है, इस वजह से वो रात हमें ज्यादा गर्म लगती है। उसके बाद है रेगिस्तान में दिन गर्म में रातें ठंडी होती हैं। ये भी एक विकिरण विधि का एग्जाम्पल है कि रेगिस्तान में आपने देखा होगा रेत जो है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। और हम जानते हैं कि जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वही क्या उत्सर्जक भी होता है। तो दिन के समय क्या होता है, जब ऊष्मा उस रेत के ऊपर आती है तो वो क्या करता है, उसे सोख लेता है उस ऊष्मा को, और इस कारण जो है वो रेत जो है वो बहुत गर्म हो जाती है और इसी वजह से क्या है वहां पे जो दिन है वो गर्म हो जाते हैं। जबकि रात के समय क्या होता है, जबकि रात के समय वहां पे जो ऊष्मा उसने ऑब्जर्व की थी, यानी उसने ऊष्मा जो सोखी थी, तो वो वापस से उसे क्या है उत्सर्जित कर देता है और जिसके कारण रेत का ताप जो है वो कम हो जाता है, इसलिए वहां की रात जो है वो ठंडी लगती है। उसके बाद चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार होना। अब चाय की जो केतली है उसकी जो बाहरी सतह है आपने देखा होगा चमकदार बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो चमकीली वस्तुएं या उसकी सतह जो है चमकदार होने की वजह से वो ना तो बाहर से ऊष्मा को अंदर आने देती है और ना ही अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने देती है, इसलिए चाय जो है वो चाय की केतली में ज्यादा देर तक क्या है वो गर्म रह सकती है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, पॉलिश किए हुए जूतों का शीघ्रता से गर्म न होना। आपने देखा होगा पॉलिश किए हुए जूते बिना पॉलिश वाले जूतों से क्या है देर से गर्म होते हैं, यानी जिनके ऊपर पॉलिश नहीं की वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जिनके ऊपर पॉलिश जूतों के ऊपर की हुई है वो देर से गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बिना पॉलिश के जूते हैं वो क्या है वो विकिरणों को सोख लेते हैं अपने अंदर, जबकि पॉलिश किए हुए जूते जो है वो विकिरणों को सोखते नहीं है और इसी कारण क्या है वो जल्दी से गर्म नहीं होते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो शॉर्टकट वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और